आधुनिकता की इस दौड़ में आपने देखा होगा कि किसानों का खेती से मोह भंग होता जा रहा है। धरती पुत्र अपनी आय के लिए दूसरा स्रोत ढूंढने लगा है। धरती का सीना चीर कर मेहनत के बीज बोने वाला अन्नदाता आज अपनी खेती की जमीन बेचकर नए बिजनेस की ओर मुड़ रहे हैं। लेकिन समंदर में सभी तैराक एक जैसे नहीं होते। कुछ धारा के विपरीत भी चलते हैं, कुछ मोड़ देते हैं हवा का रुख, उसे अपने वश में करते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे आधुनिक किसान से जिन्होंने अपना बिजनेस छोड़कर धरती की वंदना की, किसानी करने की ठानी, और इसके बाद उन्होंने जो कृषि क्षेत्र में किया उसका डंका चारों ओर बज रहा है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, फिर भी पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम किसान की आवाज़ में, जो कि समर्पित है मेरे देश के किसानों को। जी हाँ, किसान की आवाज़ में हम अक्सर आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो किसी न किसी तरीके से नवाचार करते हुए अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। कुछ ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने खेतों को प्रयोगशालाएँ बना लिया, जिन्होंने अपने खेतों को रिसर्च सेंटर बना लिया और किसानों को सिखाया कि किस तरह से उन्हीं खेतों से वो अपनी इनकम को दुगना तिगुना चौगुना कर सकते हैं। जी हाँ, इसी प्रकार के किसान के फार्म पर आज हम लेकर आए हैं सुरेंद्र सिंह अवाना है, जो कि रुद्र शिवम डेयरी फार्म के नाम से जिन्होंने अपना काम शुरू किया। और इस जमीन पे, जो कि किसी समय पे बंजर जमीन हुआ करती थी, आज आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी समेकित खेती का एक बहुत बढ़िया मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे किस प्रकार से एक छोटी सी ज़मीन से, एक छोटे से तरीके से और अपने जुनून के पीछे उन्होंने अपने अच्छे बिजनेस को छोड़कर खेती को अपनाया और अन्य किसानों के लिए एक ऐसा मॉडल विकसित किया जिससे कि वो अपनी आय को जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, दोगुनी तिगुनी नहीं। अगर आप इस फार्म में हमारे साथ घूमेंगे तो आप देखेंगे कि आय बढ़ाना कृषि में उतना ही सिंपल है जितना कि किसी अन्य उद्योग में। बस आवश्यकता है तो एक कदम आगे बढ़ाने की, आवश्यकता है तो थोड़े से जुनून की, थोड़े से जोश की और थोड़े से जज्बे की। सुरेंद्र सिंह अवाना किसानों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा। जब उनका बिजनेस से मोह भंग हुआ तो अपने बच्चों को उन्होंने सब कुछ हैंडओवर कर दिया और खुद चले आए खेतों में, अपनी मिट्टी के पास। और देखते ही देखते एक बंजर जमीन पर कमाल कर दिखाया। अवाना ने महज 6 सालों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का शानदार मॉडल तैयार किया। अवाना मॉडल अब कृषि पर्यटन बन गया है। दूर दूर से लोग इस खूबसूरत फार्मिंग को देखने आते हैं। नहीं यकीन तो खुद देखिए। जी हाँ, तो आज आप घूम रहे हैं हमारे साथ अवाना जी के फार्म में। जी हाँ, एक ऐसा फार्म जहाँ पर घूमने के लिए न जाने किस किस यूनिवर्सिटी से, किस किस संस्थान से लोग आते हैं और वाकई में ये एक टूरिज़्म का जगह बन गया है। सर, एग्रो टूरिज़्म भी इस समय पर एक बहुत अच्छा एक धंधा है, एक अच्छा बिजनेस है जो कि किसान कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी इसके ऊपर दोनों सरकारें मदद भी कर रही हैं। एग्रो टूरिज़्म की किसान है वो अपने खेत को एग्रो टूरिज़्म में कन्वर्ट करे। छोटे छोटे जैसे झूले लगाए, पानी है तो नाव लगाए, घोड़े हैं, ऊँट हैं, इस तरह की अगर 4-5 सुविधा दे और प्लस 5-10 कमरे बने हुए हों तो राजस्थान सरकार भी मदद कर रही है, भारत सरकार भी मदद कर रही है। और इसके ऊपर मैंने पहल शुरू कर दी है कि आप देखोगे अभी ये चारों चीज़ें, 5 ऊँट हैं, 2 घोड़े हैं और नाव हैं 2 और उसके अलावा झूले 5-7 हैं। तो इस फार्म पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। बस कॉटेज बनने हैं, थोड़े दिनों में कॉटेज बन जाएंगे और उससे भी आगे मैं आपको बताऊं कि यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय भी आने वाले 6 महीने में होने वाला है और साल भर में गुरुकुल भी यहाँ खुलने वाला है। तो ये नहीं है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत है वो वापस विश्व गुरु बनने वाला है। मैं कह रहा हूँ किसानों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा टूरिज़्म, गुरुकुल और प्राकृतिक चिकित्सालय के माध्यम से। आज जब दुनिया भर में पैक्ड प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए जा रहे हैं जो आपके लिए बीमारियों के घर से कम नहीं है, लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि सुरेंद्र सिंह अवाना ऑर्गेनिक और हाइजीनिक उत्पाद आप तमाम लोगों को देना चाहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने गायों को खिलाने के लिए नॉन केमिकल पौष्टिक चारा भी अपने खेत में ही उगाया है। चाहे पशुओं का सुपर फूड कहा जाने वाला अजोला हो या पौष्टिक चारा,
अजोला के लिए एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। एक कंटेनर में पानी जमा किया जाता है जिससे अजोला के लिए काई जम जाती है। अवाना सब कुछ अपने खेत में ही उगाते हैं जिससे गायों का दूध पौष्टिक और ऑर्गेनिक हो सके। सुरेंद्र अवाना ने किसानी की शुरुआत पहले गौपालन से की थी। उन्होंने 2 गाय पालने की शुरुआत की। आज कारवां 271 तक पहुंच चुका है। अवाना की गौशाला में 271 गायें हैं, जिनसे उनकी आय नॉर्मल किसानों से कहीं ज्यादा है। न्यूज इंडिया से बात करते हुए सुरेंद्र अवाना ने रुद्र शिवम डेयरी की सफलता की दास्तां सुनाई। और इस समय हम हैं सुरेंद्र अवाना जी के फार्म के उस हिस्से में जो इन्हें बहुत पसंद है और जहां से इन्होंने इस फार्म की शुरुआत की थी, या यूँ कहें खेती की दिशा में बढ़ने में या पशुपालन की दिशा में बढ़ने का पहला कदम इन्होंने गोपालन से शुरू किया था। आपने जो शुरुआत की वो गोपालन से की या गो की सेवा से की, गाय की सेवा से की? स्कूल के अच्छे बिजनेस में थे लेकिन आपने एक उद्योग के रूप में इसे दर्शन दिया। क्या ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने अपना स्कूल छोड़कर और सीधा खेतों की तरफ आ गए? देखिए, 12 दिसंबर 16 को हमने रुद्र शिवम डेयरी की स्थापना की और 2 गाय से। और गायों में भी जैसे पूरे हिंदुस्तान में 47 देसी गायें हैं, देसी गाय पे ही काम करना था, तो हमने गिर नस्ल को इसलिए चुना कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन इजी था, क्योंकि हमारे जयपुर अजमेर ज़िले में चित्तौड़ भीलवाड़ा में खूब मिल जाते हैं। मैं गुजरात से भी 2 गाय लाया, लेकिन 75,000 किराया लगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्यों नहीं अपने यहीं से जो थोड़ी सी कम ब्रीड वाइज हैं उनको लेके और नस्ल सुधार पे काम किया जाए। और नस्ल सुधार पे काम करते करते आप देखिए 60 गाय खरीदी थी और आज 271 हो गई हैं। इसका सीधा श्रेय सॉर्टेड सीमन को भी मैं दूंगा। हमारे साथियों की मेहनत और हमारा ब्रीडिंग पे काम करने का तो है ही, लेकिन मोटा मोटा ये है कि सॉर्टेड सीमन से हमारी ये संख्या है जो 271 तक पहुंची है। आपने फैमिली डॉक्टर तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फैमिली फार्मर के बारे में सुना है? सुरेंद्र कृषि क्षेत्र में इनोवेशन के धुरंधर हैं। वो फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। इसके जरिए वो जयपुर के लगभग 500 परिवारों के फैमिली फार्मर बन गए हैं। सुरेंद्र इन परिवारों को शुद्ध गाय का दूध, घी, ऑर्गेनिक फल, सब्जियां और अनाज पहुंचाते हैं। ये भी आय का अनोखा स्रोत बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ये खेत में ही निर्मित तेल, आटा, दलिया और खेतों में उगे मसालों को पीसकर अपने ग्राहकों को देने वाले हैं। बिजनेस का बता रहे हो, मैं जयपुर में 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, जिसके यहाँ मेरा दूध जाता है। और दूध के साथ साथ उसी ट्रांसपोर्टेशन में किसी को जैसे 2 मूली चाहिए, नींबू चाहिए या बेर चाहिए और उसके अलावा सब्जी चाहिए, तो उसी ट्रांसपोर्टेशन में उनकी वो भी चली जाती है। और आने वाले टाइम में हम नमक से मिठाई तक बनाएंगे। तो जो 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, तो उनको हमारा सारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक और हाइजीनिक जाएगा, तो उससे हमारी इनकम और किसानों से 2 गुना से ज़्यादा 4 गुना तक होगी। इतनी गायों का पालन और खेती दोनों के लिए ही सबसे बड़ी जरूरत है पानी, और राजस्थान में इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी है। लेकिन अवाना कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला। उन्होंने अपने खेत में तालाब बना लिए, जहाँ साल भर के लिए बारिश का पानी स्टोर हो जाता है। इस तालाब से खेत की खूबसूरती बढ़ती है, तो तालाब में मछली और बतख पालने से इनकम का एक और सोर्स जनरेट होता है। देखिए, जब ये ज़मीन हमने खरीदी उस समय पानी यहाँ बिल्कुल नहीं है ज़मीन में। 18 ट्यूबवेल कराई, 8 में पानी आया, उसमें से भी 4 बंद हो गई। आज की तारीख में 2 में है, वो भी मई अप्रैल में आते आते बंद हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन हमने ये देखा कि जहाँ ढलान वाली जगह है वहाँ सरकारी सब्सिडी से पौंड बनाए। आज हमारे यहाँ 5 पौंड हैं और 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचा है, जिसमें गायों के पौंड शेड का पानी आता है, ये ढलान का पानी आता है, स्टाफ क्वार्टर का आता है, हमारी खाद फैक्ट्री का पानी आता है। इस तरह से 5 पौंड में 3.5 करोड़ लीटर बचाया है। और करीब 80% वर्षा जल से यहाँ सब्जी, अनाज और चारा होता है। अब देखिए आप, किसान आत्मनिर्भर बन रहा है। सरकार की इसमें मुझे 5 लाख रुपए सब्सिडी मिली, 2 लाख रुपए मैंने लगाए। अगर किसान चाहे तो खुद का ट्रैक्टर है तो इसको खोद ले तो 1-1.5 लाख रुपए और बचत हो जाएगी उसके। तो एक तरह से ये फ्री का तो पौंड है और फ्री का पानी है
उसके बाद इसमें सिंचाई करो। आप देखिए 2 पाइप लगे हुए, एक सोलर का और एक बिजली का, और पूरा फार्म है ड्रिप और मिनी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो अब पानी फ्री का पौंड है, फ्री का पानी है, उसके अंदर भी मछली पालन कर रहे हैं। कम से कम 5 साल के अंदर 35,000 की और ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 की मछली बेची है। अगर कोई किसान 1 बीघा में साल में 70,000 रुपये कमाता हो तो मुझे बताओ। तो मछली पालन के साथ आप पीछे देखेंगे बतख पालन है। बतख के भी 4 फ़ायदे हैं। बतख का जो वेस्ट है वो फिश का फीड है। उसके अलावा अगर हवा नहीं चल रही है, थोड़ी सी जो बतख को ऑक्सीजन चाहिए, तो बतख तैरती हैं, उससे उस मछलियों को ऑक्सीजन मिल जाती है। नंबर तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है जिनके खेत में पानी नहीं है या कम है, इस तरह के सरकार की सब्सिडी से पौंड बनाकर और सिंचाई भी करिए, और दूसरे अन्य जो 2-3 फ़ायदे हैं वो लीजिए। और वर्षा जल तो अमृत है, इससे सब्जी और फसल है वो बहुत अच्छी हो रही है। राजस्थान में सुरेंद्र अवाना खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो रेगिस्तान के जहाज ऊंट पालने से कैसे वंचित रह सकते थे। अवाना गायों के साथ साथ ऊंट के डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। वो ऊंट के दूध की कुल्फी भी बनाते हैं। साथ ही उन्होंने ऊंट के दूध के प्रोडक्ट्स के फायदे भी गिनाए हैं। आप खुद सुनिए। वर्ल्ड कैमल डे था तो बीकानेर के अंदर, उस दिन मैंने 3 दिन वहाँ रुक के ऊँटनी के दूध की कुल्फ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट वगैरह बनाना सीखा, और वहीं मैंने उनसे MOU साइन किया NRCC में। और आप देखिए कि उसके बाद यहाँ लगातार बन रही है। और जयपुर में जो हमारा ऑर्गेनिक मंडी लगती है वहीं पे करीब हर संडे को 100 कुल्फ़ी बिकती है, और वैसे 50 कुल्फ़ी है जो दूध के साथ ऑन डिमांड जा रही है। लोगों को ये बताया गया है कि ऊँट की जो दूध है या दूध के बाई प्रोडक्ट में है, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वो साल्टी होता है, तो डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे बेस्ट है। उसके अलावा बच्चों को हाइट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। उसके अलावा TB है और अस्थमा की है, ऐसी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। ख़ासतौर से बच्चों को अगर पिलाते हैं तो हड्डी मजबूत होंगी और उनकी हाइट भी बढ़ेगी। इस तरह के अगर फ़ायदे हम लोगों को बताएंगे तो हमारे जो आसपास में यहाँ 5 टोले हैं, 2 टोले उगरास में हैं, 2 महेशवास में हैं, 2 रामसागर में है, और इन सब का अगर दूध जोड़ते हैं तो 200 लीटर होता है। तो मैं अब ये जो इधर उधर बेचते हैं तो इनको 30-32 रुपये मिलते हैं। मैं इनसे, मेरे खुद के अभी एक ही ऊँटनी ब्याई हुई है, तो मैं इनसे कुछ दूध लेके और उससे कुल्फ़ी भी बना रहा हूँ, और अभी थोड़े दिन बाद चॉकलेट भी बनाऊँगा। तो इनको मैं 50 रुपये लीटर में मैं ख़रीदता हूँ। तो किसानों की, इनकी ऊँट पालकों की भी दूध की, उससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है, और मैं हमारा मिनिमम मार्जिन लेके जयपुर के शहरों को जो डिजीज़ हैं उनके लिए, और एक नया आइटम है, नई कुल्फ़ी जो बड़े चाव से बच्चे और बड़े खाते हैं। इस तरह से ऊँट पालकों को, जो हमारा राज्य पशु है, जो रेगिस्तान का जहाज है, इसको बचाया भी जा सकता है, वरना ये ऊँट पालक है बहुत दुखी हैं। मेरे जैसे और किसान भी दूध के मिल्क की मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेट हमारा ये राजस्थान का राज्य पशु रेगिस्तान का जहाज बच जाएगा। आज राशन से लेकर सब्जी तक घर घर में पैकेट्स में पहुंच रहे हैं, जो सुविधाजनक तो है ही लेकिन उतना ही नुकसानदायक भी है। तो वहीं सुरेंद्र अवाना हैं जो हमें हमारी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई हैं जिससे आटा दाल धीरे धीरे पीसे जाते हैं। देखिए, जो आज से 50-40 साल पहले हमारी दादी नानी स्लो आटा पीसती थी धीरे धीरे चक्की से, वो आटे की क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी और ठंडा आटा कहलाता था। यही मशीनें आज हम आटा, दलिया और मसाला के लिए आपके सामने अभी बताई है। इस तरह से ये चक्की है, और ये पत्थर है, वो जो टाँचने से किरकर आती है वो वाला नहीं है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पहाड़ का पत्थर है। तो इससे किसी भी तरह का कंकर आने का या जो डायबिटीज़ पत्थरी वालों को डर लगता है ना कि भाई हाँ इसमें थोड़ा सा कंकर आएगा, वो कोई किसी तरह की इसमें शिकायत नहीं रहेगी। और इसमें से हम 1 भी चला सकते हैं, 2 भी, 5 भी चला सकते हैं। ये इसका गेयर बॉक्स है। इससे सुरेंद्र अवाना बताते हैं कि मील में तेल पीसने के दौरान ही गर्म हो जाता है, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी बनाई मशीनों का काम करने का पूरा प्रोसेस बताया। उसके बाद आप ये देखिए, ये ऊखड़ मूसड़ है, ये ऊखड़ जिग सेक से इसमें मिर्ची है वो पूरी इसमें कुटी जाएगी। जबकि हम मिल से आज मिर्ची
यूज़ कर रहे हैं, कुटी हुई पीसी हुई, वो नुकसान करती है। ये बिल्कुल ठंडा कहलाएगा और जिग जैग ऊखड़ मुसड़ से मिर्ची कुटेगी। और हल्दी जो हम तैयार करेंगे, वो हमारे खेत की ऑर्गेनिक हल्दी है। उसको हम देसी गाय की छाछ में 12 घंटे भिगोएंगे, फिर छाया में सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसके अंदर आधी कुटेंगे। जब इतने इतने टुकड़े हो जाएंगे, उसके बाद स्लो चक्की से पीसेंगे। और ये जो हल्दी है, वो जो हमारी हल्दी शास्त्रों में, हमारे जो पुराने वेद कहते हैं औषधि है, वास्तव में इस पद्धति से अगर हल्दी को हम यूज़ करेंगे तो वो 100% औषधीय गुण होंगे उसमें। उसके बाद भी ये है चालना। चालने नाम, इसमें जैसे मिर्ची है, हल्दी है, धनिया कूटने के बाद ये बारीक बारीक है, ये मोटर से चलेगा। लेकिन साहब के अंदर अलग अलग कितना मोटा रखना है, ये मसाला छानने का है, ये भी मोटर से चलेगा। और आप ये देखिए कि कोल्ड प्रेस ऑयल है। कोल्ड प्रेस मतलब ठंडा ऑयल। आप ये इसके अंदर है, ये जैसे सरसों है, सरसों, तिल या मूंगफली, तीनों या कोई चौथी भी चीज़ हो, तो आप इसके अंदर ये इसके अंदर यहाँ डालिए। और डालने के बाद इसको बंद कर दो और ये चलाएंगे ना, तो इसके अंदर से जो वैक्स है वो तो अंदर रह जाएगी खड़ में, और इसमें से धीरे धीरे ये तेल निकल के और यहाँ आ जाएगा। ये कोल्ड प्रेस ऑयल ठंडा तेल कहलाता है। यानी मील के अंदर गरम होके वो तेल निकलता है। जैसे हमारे माताएं, दादियाँ कहती हैं कि एक बार तेल को गर्म करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करें। मील में पहले ही गर्म हो गया, फिर हम उसके अंदर गर्म करके पकौड़ी तल रहे हैं, पूड़ी तल रहे हैं, तो वो एक तरह से पहले ही गर्म है तो नुकसान करता है। ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, बिल्कुल ठंडा रहेगा। और जो कच्ची घानी है उससे भी ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कच्ची घानी में तो इस तरह से क्रश होता है, चाहे मूंगफली हो, सरसों हो या तिल हो, क्रश होगा तो जो वाइट वैक्स होता है वो तेल के अंदर मिल जाता है और तेल गाढ़ा हो जाता है। और इसके अंदर बिल्कुल यूँ पिचकेगा। पिचकने के बाद जो वैक्स है, वैक्स तो खल में रह जाएगा और तेल इन छिद्रों से बाहर आ जाएगा। इसको मोटा मोटा अपन ये समझिए कि ये तो भैंस का घी है, घानी वाला, तो जिसमें वैक्स मिला हुआ है। और ये कोल्ड प्रेस ऑयल है, बिल्कुल लाइट है, गाय के घी की तरह। इसको अगर आप खाते हो तो आपके कोलेस्ट्रॉल हो शरीर में जो भी किसी तरह का जमने का ये नुकसान नहीं होगा। आज जब इंडस्ट्रीज ने पर्यावरण को दूषित करके रख दिया है, कृषि क्षेत्र में भी पराली से काफी प्रदूषण होता है, तब सुरेंद्र सिंह अवाना कृषि कार्य के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। वो बताते हैं कि वो स्कूल के दिनों से ही पेड़ लगा रहे हैं। अब वो रोज एक पेड़ लगाते हैं। अब तक वो 1 लाख पेड़ लगा चुके हैं और दूसरों से भी एक पेड़ लगवाते हैं। उन्होंने अपने खेत के एक हिस्से को पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया है। न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दिखाया कि कैसे जापानी स्टाइल में जिग-जैग तरीके से पेड़ लगाए गए हैं। 1 जुलाई 10 को मैंने ये सोचा कि मेरी एनिवर्सरी और जो बर्थडे आता है वो मार्च और मई जून में आता है, उस समय भी जो हम पेड़ लगाते हैं वो जिंदा रहते हैं। तो उसके बाद मैंने ठान लिया 1 जुलाई 10 से कि रोज़ मैं एक पेड़ लगाऊंगा और इस फार्म पे जो भी मेहमान आता है सबसे एक पेड़ लगवाता हूँ। आज अभी 14 जुलाई को 1 लाख प्लस वहाँ पेड़ इस फार्म पे लगा। जो आप देख रहे हो ये सघन पद्धति से लगाए गए हैं। इस पद्धति को मियावाकी पद्धति कहते हैं। ये जापान की पद्धति है और इसके अंदर देखिए जिग जैग करके 1-1 मीटर पे पेड़ लगे हुए हैं। और ये पेड़ फलदार हैं, छायादार हैं, चारा है और औषधीय हैं। किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि अभी बरसात का मौसम है, फ्री का 3 महीने पानी है, आप मेड़ के ऊपर पेड़ लगा दीजिए, चाहे वो छायादार हो, चाहे औषधीय हो, फलदार हो या चारे वाला हो। और चारे में तो आपको ये फ़ायदा है कि 12 महीने आपके पशुओं को हरा चारा मिलेगा, ये भी फ़ायदा है, और औषधीय चारा भी मिलेगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी आपका चाहे जन्मदिन हो, शादी की एनिवर्सरी हो, और किसानों को भी मैं तो कहता हूँ कि 3 महीने तो पेड़ खूब लगाने ही लगाने चाहिए। और आदमी को जीवन में 21 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि 10 पेड़ तो हम हायर एजुकेशन लेते हैं, जब तक जितना कागज़ यूज़ करते हैं उससे पेड़ कटते हैं। और 9 पेड़ हम बड़े हो गए, हमारी शादी का फर्नीचर है, हमारा घर का फर्नीचर है, और दूसरा किसी भी तरह की लकड़ी यूज़ करते हैं, इससे 9 पेड़ कटते हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति में जिस दिन हम ऊपर जाएंगे उस दिन भी हमें 1 पेड़ चाहिएगा। तो इस तरह से 20 पेड़ हो गए जो एक आदमी के कारण कटते हैं। इसलिए 21वां 1 पेड़ ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि ये पर्यावरण बचा रहे, हमारी पृथ्वी बचा रहे, और ये पर्यावरण की रक्षा के लिए 21 पेड़ हर आदमी को अपने जीवन में मौके मौके पर लगाने चाहिए। रुद्र शिवम डेयरी और एग्रीकल्चर रिसर्च में हमने फार्मिंग की एडवांसमेंट को देखा, जहां उन्होंने 7 लेयर्स के पौधे लगाए हुए हैं, यानी कि
एक ही जमीन पर 7 तरह के अलग अलग पौधे बढ़ रहे हैं। ये देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा है। सुरेंद्र अवाना ने पेड़ों की लेयरिंग समझाई। उन्होंने बताया कि कम जमीन में कैसे ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। देखिए, ये 7 लेयर चारा, 7 लेयर है। मैं एक एक लेयर के बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे नीचे है ये गिन्नी ग्रास है। ये गिन्नी ग्रास हम रखेंगे इसको 3 फीट तक। फिर उसके बाद है ये हेजलूसन, ये रहेगा 3.5 फीट। फिर उसके बाद है ये सुपर नेपियर, ये रहेगा 4 फीट पे। उसके बाद है ये सुबबूल, ये रहेगा 4.5 फीट पे। उसके बाद ये संजना है, ये रहेगा 5 फीट पे। संजने के बाद ये सहतूत है, जो देखिए आप वहाँ तक गया, ये रहेगा करीब 5.5-6 फीट पे। और फिर अर्डू रहेगा 8 फीट पे। ये 7 लेयर यहाँ नीचे से ऊपर तक है। और ये जो पोषण वाटिका है, मतलब जैसे हमारा बेजड़ की रोटी होती है जिसमें गेहूँ, जो चना, सोयाबीन आदि हम डाल के उसको और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं, ये गायों के लिए 7 तरह का है। इसको मिक्स हम काट के, जैसे सहतूत का अलग फ़ायदा है और संजने का तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा गायों के लिए बहुत है। तो इस तरह से ये पूरा संपूर्ण ग्रीन फोडर है गायों के लिए। और वो हमने ये 1 बीघा के अंदर आप पीछे तक देखेंगे पूरा लगा रखा है। मतलब अगर इसको सीधी भाषा में कहें तो पशुओं के लिए डाइट चार्ट है। बिल्कुल डाइट चार्ट है। और सारे जो तत्व जैसे हमारे को हमारी बैलेंस डाइट में चाहिए, वैसे इनकी जो 13 से 14-15 तत्व चाहिए ग्रीन फोडर में, वो सारे इसके अंदर हैं। सुरेंद्र सिंह अवाना का फार्म कुल 95 बीघे में फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि 40 बीघा में केवल बहुवर्षीय चारा लगाया जाता है। साथ ही उन्होंने दूसरे किसानों से भी बहुवर्षीय फसल लगाने की अपील की है। टोटल तो बीघा है 85, जिसमें 40 बीघा में सिर्फ 24 तरह का बहुवर्षीय चारा है। आप देखिए मेड पे 5-5 फीट पे बहुवर्षीय चारा लगाया। ये जैसे सुपर नेपियर है, केन ऑस्ट्रेलिया है, ये 5 ईयर का है, यानी इसकी अभी ये 60 दिन का हो गया है। और इसको काट के डालेंगे दोबारा 60 दिन में हो जाएगा और 5 साल तक चलता रहेगा। किसान क्या करता है, बीज डालता है और काटिंग करता है, फिर ट्रैक्टर चलाता है, तो उसका खर्चा ही बढ़ जाता है। इसलिए मैं किसानों से निवेदन करता हूँ कि बहुवर्षीय चारा लगाइए, जिसकी 3 साल से 80 साल तक उम्र होती है। तो उनको बार बार ट्रैक्टर चलाने का, बीज का खर्चा नहीं होगा। तो ये नेपियर की ये जड़ भी लगती है और इसकी डंठल जो गन्ने की तरह तना है वो लगता है। और मैं किसानों को निःशुल्क दे रहा हूँ अभी। और आप देखिए हरियाणा, पंजाब तक के किसान यहाँ ले गए हैं। सुरेंद्र अवाना किसानी के साथ हमारे देश की विरासत, संस्कृति और धरोहर संजोए हुए हैं। उन्हें कई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से और जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार जैसे कई सम्मान मिले हैं। अवाना के उल्लेखनीय काम के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें सम्मानित किया था। उन्हें एग्री एक्सपो 2023 में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया। तो वहीं समग्र ने नेशनल आइकॉन का अवार्ड दिया है। हिंदुस्तान में किसी माँ बाप, दादा दादी से पूछ लो कि बच्चों को किसान बनाओगे, कोई किसान बनाने को तैयार नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 9 नेशनल अवार्ड मिले हैं और इतना सेटअप किया है, तो मेरा पोता तो इंटरनेशनल फेम होगा और इस काम को आगे बढ़ाएगा। और इसका मैं कह रहा हूँ एंड ही नहीं है। एग्रीकल्चर, पशुपालन का कोई एंड नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना के बाद तो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। उनको ये विश्वास होना चाहिए कि इनका उत्पाद ऑर्गेनिक है, हाइजीनिक है, अच्छा है। तो वो यहाँ खेतों पे आज भी मेरे यहाँ जैसे कैमल मिल्क की कुल्फ़ी बना रहा हूँ, लोग यहाँ आ जाते हैं। और 2 महीने बाद नमक से मिठाई तक अभी दिखाऊंगा आपको, सारा उत्पाद होगा। तो मैं कह रहा हूँ लोग थैला लेके जयपुर से 60 किलोमीटर यहाँ चल के आएंगे। तो इसलिए किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग की, बस थोड़ा सा उद्योग का दर्जा दे के पैसेंस रखें। जी हाँ, IFS सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें कि समेकित कृषि प्रणाली है, जिसमें कि आप एक ही खेत में अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, बतख पालन कर सकते हैं। और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर राजस्थान में कोई देखा जाए तो ये फार्म हाउस है, जहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी हैं, ऑर्गेनिक फल भी हैं, बतख पालन भी है, मछली पालन भी है, गौ पालन भी है, उनके लिए चारे की व्यवस्था भी है। तो अनाज भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। हर चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं। खुद गायों से यहाँ पे उनकी देशी खाद बनती है। यहाँ पर इस फार्म में आपको तितलियाँ मिलेंगी, इस फार्म में आपको रात को जुगनू टिमटिमाते हुए मिलेंगे, इस फार्म में आपको असली केंचुए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। जी हाँ, तो ये था किसान की आवाज़ का हमारा आज का खास कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा हम एक ऐसे फार्म पर गए, एक ऐसे खेत में गए जहाँ पर हम
प्रकृति से जुड़ जाते हैं, सीधे वातावरण से जुड़ जाते हैं, सीधे पर्यावरण से जुड़ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आयुर्वेद के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ रासायनिक खेती पे काम हो रहा है, यहाँ पर्यावरण पे काम हो रहा है, यहाँ पेड़ बचाने पे काम हो रहा है, यहाँ पशुओं की उचित देखभाल पे काम हो रहा है। और सबसे खास बात, यहाँ पर आप अपने बच्चों को लाकर दिखा सकते हैं कि खेती क्या होती है, किसान क्या होते हैं, किस प्रकार से फल और सब्जी बाजारों में जो दिखते हैं वो खेतों में कैसे उगते हैं, उनके पीछे किसान की कितनी मेहनत होती है। ऐसा करने के लिए जब आप यहाँ आएंगे तो आप एग्रो टूरिज्म का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, एग्रो टूरिज्म यानी कि कृषि पर्यटन। कोविड के बाद में कृषि पर्यटन की मांग बढ़ी है, क्योंकि लोग होटलों की बजाय अब खेतों में रहने लगे हैं, लोग प्रकृति से बात करने लगे हैं। लोगों को 5 स्टार 7 स्टार होटल्स नहीं चाहिए, उन्हें अब असली सितारे देखने की जरूरत है, जो कि आपको गांव में या इस तरह के फार्म में ही मिल सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए किसान के साथ, किसी नए नवाचार के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।